स्वागत है भाई सभी का। एक बार फिर से क्लास रहने वाली है सीडीपी की। और जो टॉपिक था हमने जो कल था वो कंप्लीट कर लिया था, तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियाँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारी विधियाँ पढ़ेंगे, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। क्लास की करेंगे शुरुआत बच्चों। ठीक है, देखो कौन कौन से मेथड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड वो होते हैं जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को। ऑब्जर्वेशन समझते हो ना, दूसरों का देखते हैं कैसे वो काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी विधियां आएंगी बच्चों? इसके अंदर एक आत्म निरीक्षण विधि होती है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमने पढ़ा था, ये सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, तो एक ये आ जाएगी बच्चों। उसके बाद बही निरीक्षण विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड हो कहते हैं इसको। क्षेत्र अध्ययन विधि, फील्ड स्टडी मेथड। और प्रायोगिक विधि जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सारे बच्चों ऑब्जर्वेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इनको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कह सकते हैं बच्चों। उसके बाद एक एक करके उसके बाद आएगा बच्चों डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मतलब जहां पे विवरण आपको देना है। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया वो सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है, मतलब उसको सारे को उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड बच्चों। तो इसमें केस हिस्ट्री मेथड होता है, सर्वे मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, कॉम्परेटिव मेथड है। उसके बाद जेनेटिक हमारे पास मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्लिनिकल मेथड है, साइको एनालिटिक मेथड है, साइको फिजिकल मेथड है। ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएंगे बच्चों। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आत्म निरीक्षण विधि इसे हम कहते हैं। आत्म निरीक्षण विधि इसे हम कहते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है बच्चों। व्यक्ति अपने स्वयं के मानसिक अनुभवों, भावनाओं और विचारों को निरीक्षण और विश्लेषण करता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद अपने बारे में बताएगा या लिखेगा। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं उससे। ठीक है, वो क्या अपने मानसिक अनुभव, उसके जो इमोशनल उसकी फीलिंग है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, उसकी भावनाओं के बारे में और विचारों का निरीक्षण और विश्लेषण करता है। मतलब मुझे खुद अपने बारे में निरीक्षण करना है, अपने बारे में बताना है। ये होता है बच्चों आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि सभी व्यक्ति ने कभी ना कभी ये देखा होगा यार। कई बार तुमने ऐसा हुआ होगा, कोई कार्य तुमसे गलत हो गया हो तो एट द एंड तुम फिर उसका निरीक्षण करते हो कि कहाँ पे गलती हुई मुझसे। ठीक है, इसे स्व अवलोकन विधि भी कहते हैं, क्योंकि आप खुद अपना अवलोकन कर रहे हो। यह सबसे पुरानी विधि विधि है बच्चों। संरचनावादियों ने ये दी थी। ठीक है, याद है तुम्हें? तो आत्मनिरीक्षण विधि सबसे पुरानी विधि है। यह प्रक्रिया अत्यंत व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव है। व्यक्तिपरक का मतलब है व्यक्ति पे निर्भर करेगी। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाएगी। तो व्यक्तिपरक है, जिसमें परिणामों की जांच करना या उन्हें दोहराना असंभव है। तो परिणामों की जांच करना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं अपने बारे में लिख रहा हूं तो सारी बात मैंने सच्ची बताई है या सही लिखी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो ये पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि। आप खुद अपना निरीक्षण करोगे और हर एक व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपने पूरे दिन में किया है, थोड़ा सा 5 मिनट में उसे रिवाइज कर लिया करो, कहाँ पे मैंने सही किया, कहाँ पे गलत किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, आपको धीरे धीरे आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये पहली विधि थी जिसे हम कहते हैं बच्चों आत्मनिरीक्षण मेथड। उसके बाद है बच्चों, इसका यही नुकसान है कि भाई व्यक्ति को खुद अपने बारे में बताना है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वो गलत भी बता सकता है। ठीक है, तो ये 100% एक्यूरेट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगी बच्चों। उसके बाद है बच्चों बही निरीक्षण विधि। ठीक है, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। किसी व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं क्रियाओं यानी एक्शन, और प्रतिक्रियाओं यानी रिस्पॉन्स को बाहरी रूप से देखकर उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगाना। यानी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर पता लगाना कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है।
इसमें क्या होगा, दूसरा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करेगा। आत्मनिरीक्षण में आप खुद अपने बारे में बता रहे हो, खुद ही अपना मूल्यांकन कर रहे हो, इसमें दूसरा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करेगा। इसको इसीलिए इसको कहते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, बहिः निरीक्षण मेथड। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कई बार जब इंटरव्यू पैनल होता है तो इंटरव्यू पैनल में 3-4 बंदे बैठे होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति केवल आपका क्या कर रहा है, केवल ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आपका हाव भाव, आपके जो गेस्चर वगैरह है उनको वो देख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, शारीरिक हाव भाव का निरीक्षण किया जाता है। शारीरिक हाव भाव का निरीक्षण किया जाता है। आपके हाथ हाथ आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, आपकी आँखों का जो आपकी जो रेटिना का है वो छोटा बड़ा होना, आपकी प्यूपिल का छोटा बड़ा होना, ठीक है, चेहरे के भाव, ये आप क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे आपके चेहरे के भाव खुशी में होंगे वैसे गम में नहीं होंगे। तो इसीलिए आपके बॉडी का निरीक्षण करके, आपके हाव भाव, चेहरे का भाव देखकर आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। भाषण का निरीक्षण, आपके बोलने की कला का भी निरीक्षण किया जा सकता है। व्यवहार का निरीक्षण, आपके व्यवहार का भी निरीक्षण किया जा सकता है कि भाई कैसी स्थिति में आप कैसा व्यवहार करोगे। इसको कहते हैं बच्चों बहिः निरीक्षण विधि। ठीक है, क्या क्या निरीक्षण किया जाता है, शारीरिक हाव भाव, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, भाषण का निरीक्षण, आपके बोलने की कला, कैसे आप बात करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल कह लो, ये इसी के अंदर आएगी। व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा, कैसी परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करोगे। उसके बाद क्या होगा, क्षेत्र अध्ययन विधि, फील्ड स्टडी मेथड। ठीक है, क्षेत्र, आपको फील्ड में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जगह पे जाके अध्ययन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बच्चों क्षेत्र अध्ययन विधि। प्राकृतिक परिवेश, नेचुरल इन्वायरमेंट में अवलोकन आप करोगे, ऑब्जर्व आप करोगे, डेटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा, कई लोग कहते हैं यार मेरी तो फील्ड की ड्यूटी है, मतलब मुझे बाहर जाकर, ठीक है, काम करना पड़ता है। कईयों की सीटिंग की ड्यूटी होती है। तो क्षेत्र अध्ययन विधि में हम क्या क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, किसी जगह जाके आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। आप स्कूल में चले गए, आप कॉलेज में चले गए, आप अस्पताल में चले गए, आप किसी कंपनी के अंदर चले गए, आपने वहाँ के लोगों का क्या करा बच्चों, व्यवहार को ऑब्जर्व किया, केवल देखा कैसे काम चल रहा है। आपने स्कूल में जाके देखा बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, टीचर कैसा व्यवहार कर रहा है, या आप किसी कंपनी के अंदर जाके देखा कि जो एम्प्लॉय है वहाँ के कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया। इसको कहते हैं अवलोकन। उसके बाद दूसरा तरीका यह है साक्षात्कार। आप गए, आपने लोगों से क्वेश्चन पूछे। जैसे स्कूल में गए, आपको चेक करना कि स्कूल प्रॉपर तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, साक्षात्कार। ठीक है, उनको टीचर के बारे में फीडबैक ले सकते हो, तो ये साक्षात्कार, इंटरव्यू। भाई अब इंटरव्यू के भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद सर्वे। भाई सर्वे भी आपने सुना होगा, डाटा इकट्ठे करना। कई बार जब जनगणना होता है, सर्वे होता है, तो वो करते हैं, बताओ भाई आपके घर में कितने बाइक हैं, कार है, साइकिल है, कितने बच्चे 15 साल से नीचे हैं। तो इस प्रकार के जब हमें डाटा इकट्ठा करना है तो सर्वे किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद समूह चर्चा। समूह चर्चा, आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो बच्चों। समूह चर्चा, जैसे मान लो आपने स्कूल में गए, आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा और सबसे कहा कि भाई अपने अपने विचार रखो, तो ग्रुप डिस्कशन भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है बच्चों। इनको कहते हैं क्षेत्र अध्ययन विधि। क्षेत्र अध्ययन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जिस चीज़ का अध्ययन करना उस जगह पे जाके करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाहते हो, आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, या जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाहते हो तो उसको कंपनी में जाना पड़ेगा। अगर आप, ठीक है, किसी बैंक के कर्मचारियों के बारे में डाटा ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आपके बैंक लाइव इन्वायरमेंट में जाके डाटा इकट्ठा करोगे। इसको कहते हैं बच्चों क्षेत्र अध्ययन विधि। तो इसके अंदर अवलोकन आ गया, इंटरव्यू आ गया, सर्वेक्षण आ गया और समूह चर्चा आ गई। भाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी प्यारे बच्चों। उसके बाद है बच्चों एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इस विधि की खोज विलियम वुंट ने की थी। पता है तुम्हें, पहली प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित की थी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक इन्हें माना जाता है। विलियम वुंट ने इस विधि की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती है बच्चों, एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर को हम इंडिपेंडेंट और आश्रित चर को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। नाम से पता चल रहा है जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पर आश्रित नहीं है और जो डिपेंडेंट है वो दूसरे पर आश्रित होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा हेर फेर किया जा सकता है। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको हम बदल सकते हैं बच्चों। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलेंगे, स्वतंत्र चर को हम चेंज करेंगे। तो स्वतंत्र चर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
और जबकि आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में हम डाटा इकट्ठा करेंगे, जिसको नापेंगे। ठीक है, तो किसको चेंज कर सकते हैं बच्चों? हम स्वतंत्र चर को चेंज कर सकते हैं। और जो आश्रित चर है, स्वतंत्र चर को चेंज करने पर आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम मेजर करेंगे। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज किया जा, आज़ाद है वो आज़ाद, उसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में यहाँ डाटा इकट्ठा करेंगे। मेन मोटिव होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डाटा इकट्ठा करना। हो सकता है तुम्हारे ऊपर से चला गया हो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा। देखो क्या होगा बच्चों, मान लो एक बच्चा पढ़ाई करता है। ठीक है, पढ़ाई करता है। अब पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में कैसा पढ़ रहा है, इसके लिए मैं उसका टेस्ट लेता हूं भाई क्लास में। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि पढ़ाई पे किस चीज का फर्क है। म्यूजिक का देखना चाहता हूं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या किया मैंने, इस बच्चे को जो पढ़ाई कर रहा था इसे रोज 2 घंटे गाने सुनाए। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रोज 2 घंटे गाने सुनाए 1 महीने तक। और उसके बाद उसे कहा भाई 2 घंटे पढ़ाई करो। 2 घंटे से मैंने म्यूजिक सुनाया, 2 घंटे पढ़ाई कराई। उसके बाद इसका टेस्ट लिया, 100 नंबर का टेस्ट लिया, इसके नंबर आए 80। डन। उसके बाद मैंने अगले 1 महीने से म्यूजिक नहीं सुनाया, इसे कहा डायरेक्ट पढ़ाई करो। पढ़ाई मैंने 2 ही घंटे करने के लिए कहा। ठीक है, तो अब इसका टेस्ट लिया, इसका नंबर आए बच्चों 60। तो यहां जो ये था म्यूजिक है हमारा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। म्यूजिक सुना भी सकता हूं। एक बार मैंने म्यूजिक सुना के क्या किया बच्चों, पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा ये मैं नापा। एक बार बिना म्यूजिक के पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा ये नापा। तो ये जो पढ़ाई है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं नाप रहा हूं कि कैसा पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, और जो ये म्यूजिक है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं बदल भी सकता हूं। म्यूजिक पहले सुनाया फिर नहीं सुनाया, या ये भी कर सकता, म्यूजिक की टाइप भी मैं बदल सकता हूं। कहानी समझ गए आप? कुछ भी हो सकता है। या मैंने देखा कि भाई जो बच्चे खेलते हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, जो नहीं खेलते वो ज़्यादा अच्छे करते हैं, तो खिला के मैंने टेस्ट लिया, ऐसा भाई। इंडिपेंडेंट आपका टीचर, हाँ इंडिपेंडेंट टीचर बदल सकते हो, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल समझ सकते हो भाई। आप एक टीचर से पढ़ा के देखो, रिजल्ट देख लो, फिर दूसरे टीचर से पढ़ा के देखो, रिजल्ट देख लो, तो टीचर को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जिसको आपने क्या कर दिया, बदल दिया बच्चों। तो कई प्रकार के एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो आपने भाई DSL से कोचिंग ली, फिर आपने टेस्ट दे के देखा, फिर आपने किसी और अकेडमी से कोचिंग ली, टेस्ट, तो ऐसे करके आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रायोगिक विधि है। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई ये करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। म्यूजिक सुनाया तो क्या प्रभाव पड़ा, म्यूजिक नहीं सुनाया तो यहाँ पे कुछ चीज की जाती है, प्रैक्टिकली की जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इसे कहेंगे बच्चों। उसके बाद है बच्चों केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड व्यक्तिवृक्क विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मुझे किसी व्यक्ति या घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करनी हो। इसमें समय लगेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति समूह या घटना की गहन जांच के लिए किया जाता है। जैसे कई बार तुमने सुना होगा ना, ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो सीबीआई क्या करेगी बच्चों, हर चीज, कोई घटना है, जैसे मान लो कोई जैसे तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर कोई क्राइम हो गया, तो उस क्राइम की जांच करेगी, तो वहां पे वो केस हिस्ट्री मेथड का यूज करेगी। ठीक है, क्राइम की जगह पे जाके आंकड़े इकट्ठे करेगी, फिर क्राइम से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होंगे सबसे पूछेगी। तो इस प्रकार की विधि। ठीक है, किसी व्यक्ति समूह या घटना की गहन जांच के लिए हम केस हिस्ट्री मेथड का यूज करते हैं। केस अध्ययन विधि का उपयोग सबसे पहले फ्रेडरिक ली प्ले ने की थी बच्चों। फ्रेडरिक ली प्ले वो थे जिन्होंने केस हिस्ट्री मेथड की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं बच्चों। साक्षात्कार लेंगे भाई, सामने वाले पर्सन से घटना के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भाई, साक्षात्कार और क्वेश्चनियर में फर्क होता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चनियर में मतलब आपको ये पता होता कि आपको क्या किसमें से आंसर देना है। ठीक है, और साक्षात्कार में आप कुछ भी दे सकते हो आंसर। जैसे मान लो एक MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन, उनमें से एक आंसर देना है। ठीक है, उसको एक प्रकार से क्वेश्चनियर समझो तुम। साक्षात्कार तो मैंने तुम्हें सिंपल कह दिया, बताओ भाई अपने बारे में बताओ, तो कुछ भी बता सकते हो। तो ठीक है, अवलोकन भाई,
यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति या घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ तो उस व्यक्ति को का मैं अवलोकन कर सकता हूँ। भाई वो व्यक्ति सुबह कहाँ जाता है, दिन में कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, ये अवलोकन विधि है। ठीक है, जैसे जासूस वगैरह करते हैं। अभिलेखों का विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो उस व्यक्ति के बारे में जो भी रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड क्या होते हैं बच्चों, मान लो कोई पेशेंट है और उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसके रिकॉर्डों का मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, अध्ययन कर सकता हूँ। कई बार होता है ना भाई, जैसे तुमने देखा होगा वो एक मूवी है भूल भुलैया, तो उस महिला को जो विद्या बालन को जो बीमारी थी, तो वो कहीं उसने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने उसके बारे में क्या रिपोर्ट दी है, तो कई जगह अगर उसने दिखाया है तो उन सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे मैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। या जो बच्चा है, बच्चे के हर एक क्लास के मैं रिपोर्ट कार्ड देख सकता हूँ, इस प्रकार की चीज़। तो ये रिकॉर्ड कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चे के केस में ये रिपोर्ट कार्ड हो सकते हैं, उसकी मार्कशीट हो सकती है, पेशेंट के केस में ये डॉक्टर की रिपोर्ट हो सकती है, तो इस प्रकार का भी हम देख सकते हैं। केस स्टडी रिपोर्ट, तो केस स्टडी रिपोर्ट क्या होता है बच्चों, केस स्टडी रिपोर्ट क्या होता है, वही हो गया रिपोर्ट कार्ड हो गया। जैसे मान लो बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे के बारे में, जब बच्चा क्लास में, तो क्लास टीचर एक जिस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड बनाता है ना भाई, म्यूजिक में एक्सेलेंट, डांस में, तो आजकल तो कई जगह तो ये वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया स्कूल होते हैं उनमें ये प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है। तो केस स्टडी रिपोर्ट भी उसे कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। या ये हो सकता है एक व्यक्ति ने इस केस के ऊपर काम किया, फिर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो पहले व्यक्ति ने जो केस स्टडी की उसकी रिपोर्ट की जांच करके थोड़ी जानकारी मुझे मिल जाए। तो ऐसा तुमने कई बार देखा होगा। तो केस हिस्ट्री मेथड ये है बच्चों, जिसमें मुझे किसी व्यक्ति, किसी घटना या पूरे व्यक्ति के समूह की गहन जांच करनी हो, तो वहां पे क्या यूज की जाती है बच्चों, केस हिस्ट्री मेथड का यूज किया जाता है। अगर तुमने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि आमिर खान, वो लड़का, उसको एक वो पढ़ नहीं सकता था, ठीक है, पढ़ने में डिसेबल था। वो क्या कहता है बच्चों, पढ़ने की डिसेबिलिटी को, तो वो उसके बारे में पूरी केस स्टडी करता है, उसके घर पे जाता है, क्या दिक्कत है, तो वो इसको इस प्रकार से उसको कह सकता हूँ केस हिस्ट्री मेथड था वो, ठीक है। उसके बाद भाई सर्वे मेथड, सर्वे मेथड का यूज तब किया जाता है जब एक लार्ज स्केल पॉपुलेशन का मुझे डाटा इकट्ठा, बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करना और सर्वे किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो सर्वेक्षण विधि एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जनसंख्या के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो पर्टिकुलर लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो हम सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, सर्वेक्षण करेंगे। जैसे मान लो कई बार क्या होता था, जैसे आप कोई नई चीज लॉन्च करने वाले हो, तो जो बड़े बड़े मार्केट में लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर देते, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मान लो हम एक फ़ोन लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, एक फ़ोन लॉन्च करना चाहते हैं, और ये फ़ोन मैं लॉन्च करना चाहता हूँ 20,000 रुपये की रेंज में, 20,000 रुपये की रेंज में मैं एक फ़ोन लॉन्च करना चाहता हूँ। तो अब मैं पूरा मार्केट का, हाँ, डिसलेक्सिया, वेरी गुड। तो अब मैं पूरा मार्केट का अध्ययन करूंगा। सर्वेक्षण कैसे करूंगा, मैं लोगों से जाके पूछूंगा। अब मुझे फ़ोन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैंने घर घर अपने बंदे भेजे और उन्होंने फ़ोन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पूछा भाई आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा सर 5। फ़ोन कितने लोगों के पास है, इतने। कितने रुपए का है, कौन सी कंपनी का है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा बच्चों, इससे मुझे जानकारी मिलेगी। किसी मोस्टली लोगों ने कहा उनके पास 10,000 रुपये का फ़ोन है, तो मुझे ये पता चल गया कि ज़्यादातर लोग 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदने में इंटरेस्ट है, मेरे फ़ोन की जो प्राइस है ओवर वैल्यू है। ऐसा हो सकता है ना। तो इस प्रकार से किया जाता है सर्वेक्षण जब मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे तुमने देखा होगा कई बार, जैसे नया न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता है, दैनिक कौन सा, दैनिक भास्कर, जब न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था तो इन्होंने सर्वेक्षण किया था, तो हमारे पास आए थे, तो इन्होंने प्रॉपर पूछा था कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब सर्वे कई तरीके से कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जाता है, आज इंटरनेट का जमाना है बच्चों, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो ऑनलाइन सर्वेक्षण हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा सकता है भाई, ऑनलाइन आपको मेल कर दिया, आपको उस पर टिक करके आंसर भेजने हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। फ़ोन सर्वेक्षण किया जाता है, फ़ोन करके जानकारी ली जा सकती है। पेपर आधारित सर्वेक्षण किया जा सकता है, और व्यक्तिगत सर्वेक्षण भी किया जाता है, हर एक व्यक्ति से पूछा घर घर जाकर, ठीक है। तो आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, ऑनलाइन और फ़ोन वाला सर्वेक्षण ज़्यादा चलता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था तो व्यक्तिगत या पेपर आधारित सर्वेक्षण ज़्यादा किया जाता है। तो सर्वेक्षण क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या पर्टिकुलर लोगों के बारे में जब लार्ज स्केल पर जानकारी इकट्ठी करनी हो तो हम सर्वेक्षण विधि का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जनगणना भी एक प्रकार से सर्वेक्षण ही है,
ठीक है। तो ये हो गई बच्चों सर्वेक्षण विधि। उसके बाद है बच्चों जेनेटिक मेथड, अनुवांशिक विधि, थोड़ा सा पढ़ लेना इतना। तो जेनेटिक मेथड में हम ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर जेनेटिक अनुवांशिकी और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो जेनेटिक मेथड का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि कैसे जीन और अनुवांशिकी मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो कैसे जीन और अनुवांशिकता मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारी हम जेनेटिक मेथड में पढ़ते हैं। मतलब जेनेटिक मेथड में ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो हम उसके जो उसके फोर फादर हैं, उसके पापा, माता पिता, दादा, नाना, नानी, तो उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं थी जो इस बच्चे को प्रॉब्लम है, ऐसा जानने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं जेनेटिक मेथड। ठीक है, आगे चलो भाई। उसके बाद है बच्चों डेवलपमेंट, विकासात्मक विधियां। तो विकासात्मक विधियां वो होती हैं जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ग्रोथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2-3 विधियां इसमें इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो मानव विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, इमोशनल, सामाजिक, सोशल और शारीरिक विकास का अध्ययन करने के लिए हम डेवलपमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो मेनली मनुष्य के विकास की जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अनुदैर्घ्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो एक अनुदैर्घ्य काट अध्ययन विधि भी कह देते हैं इसको, अनुदैर्घ्य अध्ययन विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, अनुदैर्घ्य में लॉन्गिट्यूडनल एक ही व्यक्ति या समूह पर अलग अलग समय में डाटा इकट्ठा किया जाता है। या तो एक व्यक्ति होगा, ठीक है, या पूरा समूह होगा, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे अलग अलग टाइम पीरियड पे। इसमें समय ज़्यादा लगेगा। जैसे देखो, मान लो एक लड़का है, ये कुछ भी नाम है इसका ABC। अब इसका मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो एक मैंने डाटा इकट्ठा किया जब ये 2 महीने का था। ठीक है, कुछ भी डाटा हो सकता है, 2 महीने का था ये। फिर मैंने 2 साल के जब ये 2 साल का हुआ तब इसका डाटा इकट्ठा किया। जब ये 5 साल का हुआ तब डाटा इकट्ठा किया। जब ये 10 साल का हुआ तब डाटा इकट्ठा किया। केवल इसी के बारे में अलग अलग टाइम पीरियड पे मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। जब ये 2 महीने का था तब इसके बारे में आंकड़े इकट्ठे किए। जब ये 2 साल का हुआ, जब 5 साल का हुआ, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैं 2 महीने से शुरू कर रहा हूँ और एक ही व्यक्ति के ऊपर डाटा मुझे इकट्ठा करना है, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 10 साल तक अगर मैं डाटा इकट्ठा करूँगा तो 10 साल लग गए मुझे। तो इसको कहते हैं एक ही व्यक्ति या समूह पर अलग अलग समय पर हमने क्या किया, डाटा इकट्ठा किया। तो व्यक्ति और समूह सेम रहेगा लेकिन टाइम पीरियड बदल देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों अनुदैर्घ्य। तो अब आपसे पूछा जाएगा एक ही व्यक्ति या समूह पर अलग अलग समय पर डाटा इकट्ठा करना क्या कहलाता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अनुदैर्घ्य अध्ययन विधि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज मेथड कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। तो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं ना भाई, सीधा खड़ा एक ही बंदा, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ में क्या होता है बच्चों, इसे क्रॉस सेक्शन मेथड कहते हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडीज मेथड, अनुप्रस्थ काट विधि। तो विभिन्न आयु समूह के लोगों पर एक ही समय में डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसमें क्या करेगा, टाइम तो एक ही रहेगा लेकिन बंदे बदल देंगे। जैसे आज मैं डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दूं, पहले में मैंने क्या किया था, एक ही व्यक्ति के ऊपर या एक ही समूह के ऊपर अलग अलग टाइम में डाटा इकट्ठा किया, लेकिन मैं आज डाटा इकट्ठा करूंगा लेकिन अलग अलग। तो आज मैं डाटा इकट्ठा करने निकला तो पहले मैंने कुछ 5 साल के बच्चों का डाटा इकट्ठा किया। ठीक है, 5 साल के बच्चों, मान लो मैं व्यवहार का ही देख रहा हूं कि भाई खुश कितने व्यक्ति खुश हैं, तो 5 साल के व्यक्ति देखे मैंने, उनका अध्ययन किया क्या वो खुश है या नहीं है। फिर मैंने 10 साल वाले ग्रुप को चेक किया, 10 साल वालों के बारे में डाटा इकट्ठा किया। फिर मैंने 15 साल वालों के बारे में डाटा इकट्ठा किया। फिर मैंने 20 साल वालों के बारे में, अलग अलग लोगों को देखा। भाई कुछ 5 साल के लोग लिए, उनके बारे में डाटा इकट्ठा किया। फिर कुछ 10 साल के लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा किया, कुछ 15 साल के, फिर 20 साल के। तो अलग अलग लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ लेकिन टाइम पीरियड एक ही है। ठीक है, और कौन सी विधि है बच्चों, ये अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य में क्या था, एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के बारे में डाटा इकट्ठा करना है लेकिन अलग अलग समय पर। उसमें व्यक्ति और समूह एक रहेगा, समय अलग अलग रहेगा। इसमें समय एक ही रहेगा, व्यक्ति का ग्रुप अलग अलग लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे। इसे कहते हैं बच्चों अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। कई बार इनसे क्वेश्चन बनेगा और बच्चे इन्हीं में फंसते हैं। बाकी तो आसान विधियां हैं, उनमें तुम ओके कर दोगे, लेकिन तुम्हें कई बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ का मतलब क्या है।
तो अनुधैर्य का मतलब है एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के ऊपर डाटा इकट्ठा करना अलग अलग समय में, और अनुप्रस्थ का मतलब है एक ही समय पर अलग अलग व्यक्तियों के बारे में डाटा इकट्ठा करना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूं भाई किस में ज्यादा समय लगेगा, तो अनुधैर्य में ज्यादा समय लगेगा, अनुप्रस्थ में कम समय लगेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सह संबंधनात्मक अध्ययन, कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दो चरों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में संबंध जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध की जांच करेंगे, लेकिन कारण प्रभाव स्थापित नहीं करते हम। ठीक है, उनके बीच में क्या संबंध है ये तो जांच करेंगे हम, लेकिन क्यों है ये नहीं देखेंगे, उसका कारण क्या है ये नहीं देखेंगे हम। ठीक है, संबंध देखेंगे केवल। तो ये तीन प्रकार का हो सकता है बच्चों। सकारात्मक, जब दोनों चर एक ही दिशा में बदलें, सकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, जैसे मान लो आपने बच्चे को इनाम दिया, बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई की। ठीक है, तो सकारात्मक कहते हैं भाई इनाम देने से पढ़ाई ज्यादा की, तो इसको कहते हैं बच्चों दोनों एक ही दिशा में गए हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो पारितोषित है वो क्या करेगी बच्चों, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। इसे कहेंगे सकारात्मक सहसंबंध बच्चों, सकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, उसके बाद बच्चों नकारात्मक सहसंबंध का मतलब क्या है, पहले बच्चा पढ़ाई, आपने बच्चे की पिटाई कर दी, बच्चे ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। ठीक है, पहले वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आपने पिटाई कर दी उसकी ताकि वो बच्चा पढ़ाई कर सके, लेकिन पिटाई करने के बाद में बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया। इसे कहेंगे नकारात्मक। जो आपने इनपुट दिया उसका नेगेटिव इफेक्ट निकला, यहाँ पे जो आपने इनपुट दिया वहाँ का पॉजिटिव निकला, इसको कहेंगे सकारात्मक बच्चों। और शून्य सहसंबंध का मतलब है जब दो चरों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो चरों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा ग्राउंड में खेलने जाता है और फिर वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो ग्राउंड में वो खेलने जाता है तब भी उसके उतने ही नंबर आते हैं, ग्राउंड में खेलने नहीं जाता तब भी उसके उतने ही नंबर आते हैं, यानी खेलने का इसकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको कहेंगे बच्चों शून्य सहसंबंध। समझ गए, सकारात्मक एक का दूसरे पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े, नकारात्मक एक का दूसरे पर नेगेटिव प्रभाव पड़े, शून्य एक का दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है भाई, जैसे मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में बॉस ने आपकी तारीफ कर दी है, तो आप घर आके अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। तो ऑफिस में आपकी तारीफ हुई, आपका मूड अच्छा था, आपने घर आके अच्छा व्यवहार किया अपने बच्चों से, बीवी से, माता पिता से। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, बॉस ऑफिस में आपके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, घर पर भी आपने अच्छा व्यवहार किया। ऑफिस में मान लो आपकी बेइज्जती हो गई, आपको बॉस ने खरी खोटी सुना दी, तो घर आके आपने अपने बच्चों को धो दिया, तो इसको कहेंगे नकारात्मक। ठीक है, शून्य सहसंबंध, ऑफिस की बात आप ऑफिस में भूल गए, घर आपके आप जैसा नॉर्मल व्यवहार करते हो वैसा ही आपने किया, चाहे ऑफिस में आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, चाहे किसी ने तारीफ की हो, घर पे आप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हो जैसा रोज करते हो, इसे कहेंगे शून्य सहसंबंध। तो तीन समझ गए आप तीनों में। ठीक है, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार बताओ भाई शाबाश। डन है यहां तक? नमस्कार, सभी का स्वागत है बच्चों। अब देखो भाई नेक्स्ट विधि, क्लिनिकल मेथड। ठीक है, तो क्लिनिक में कब जाते हो आप, जब आपको कोई बीमारी हो, तो बीमारी का जब आपको इलाज करवाना हो तब आप क्लिनिक में जाते हो। तो क्लिनिकल मेथड में भी आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तो जहां समस्या का समाधान हम करेंगे वहां पे क्लिनिक मेथड का यूज करेंगे, नैदानिक विधि। ठीक है, नैदानिक विधि। जैसे तुम मेरे पास आए, तुमने कहा सर मेरा तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो अब इस समस्या का अगर मैं तुम्हें समाधान कर देता हूं तो ये क्लिनिकल मेथड का कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन, निदान और उपचार करने के लिए किया जाता है बच्चों। तो इसको कहते हैं क्लिनिकल। तो व्यक्तियों के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका आपको निदान करना है, समस्या का समाधान करना है, इसको कहते हैं क्लिनिकल मेथड बच्चों। सबसे पहले भाई चिंता विकार, आपको भाई चिंता बहुत ज़्यादा है, चिंता करते हो क्या टेस्ट क्लियर होगा नहीं होगा, तो पढ़ाई की ही चिंता है तुम्हें। उसके बाद कैरियर की भी चिंता हो सकती है, तो चिंता विकार भाई। तो चिंता हो सकती है किसी व्यक्ति को भाई। अवसाद हो सकता है, आपके मन के अंदर दुख है। अवसाद का मतलब क्या है कि भाई आपको दुख तकलीफ है, आप किसी को बता ही नहीं रहे हो, वो अवसाद आपके मन के अंदर ही वो दुख तकलीफ घर कर गए हैं, इसको कहते हैं अवसाद बच्चों। ठीक है, मनोविकृति, मतलब मनोविकृति कहता नहीं भाई ये व्यक्ति साइको है, तो साइको का मतलब ऐसा है कि भाई कभी आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो कुछ किसी सिचुएशन में, तो आप एक पागल व्यक्ति की तरह कह लो व्यवहार करते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इसको कहते हैं बच्चों आप मनोविकृति। भाई आपका कोई मानसिक प्रॉब्लम है मतलब आपको।
ठीक है। व्यक्तित्व विकार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है, कई लोगों को कई बार क्या होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ये मतलब है कि तुमने सुना होगा कई भाई ये व्यक्ति तो घुन्ना है, किसी के साथ बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट टाइप है, तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है भाई। ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार का एडिक्शन हो, शराब की लत है, झूठ बोलने की आदत है, नशा करने की आदत है, इसको एडिक्शन कहते हैं बच्चों। सीखने की अक्षमता भाई, सीखने में आपको दिक्कत हो, जैसे अभी हमने पढ़ा डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलेसिया हो, ठीक है, इस प्रकार डिसग्राफिया हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो इन सब का इलाज किया जा सकता है बच्चों क्लिनिकल मेथड से। तो क्लिनिकल मेथड इन सभी प्रकार की प्रॉब्लमों का इलाज ढूंढेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषणवाद विधि। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी है, और सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि भाई जो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं हमारे मन में दब जाती हैं, जो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। और अचेतन मन में अगर बहुत सारी इच्छाएं आपकी दब जाएं तो व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो आपके अचेतन मन में बात है ना, वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। भाई आपके मन में क्या है, बाहर निकालो। ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर तुम्हें एग्जांपल दूंगा, तुमने वो भूल भुलैया मूवी देखी होगी। ठीक है। तो उसके मन में क्या बात थी कि भाई दुष्ट राजा ने उसके प्रेमी को मार दिया, उससे बदला लेना है, तो ये बात उसके मन में थी। तो जब भी वैसा सिनेरियो उसके सामने आता था तो वो मंजूलिका बन जाती थी। तो इस प्रकार के, तो आपके मन में जो बातें दबी हुई है उनको बाहर निकालना, ये कहलाता है बच्चों आपका साइको एनालिटिक। और कौन से मन में, अचेतन मन में। अचेतन मन में जो बातें हैं वो आप किसी को बताते नहीं हो, अचेतन मन में जो बातें हैं वो आप किसी को बताते नहीं, वो दबी हुई हैं। ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोगों को बात बता दोगे फिर वो बात क्या रह गई। ठीक है। सिगमंड फ्राइड इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का पता लगाया जाता है। मानसिक अवस्थाओं को 3 प्रकार से बताया गया है, सभी को पता है बच्चों, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन के ऊपर फोकस करेंगे। इसका मुख्य ध्यान अचेतन मन पर है, और यह मानता है कि बचपन के अनुभव और अचेतन इच्छाएं व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करती हैं बच्चों। ठीक है। ये कह रहा है भाई आपके जो बचपन के अनुभव हैं, बचपन के अनुभव का मतलब क्या कहना चाहता है, कई बार तुमने देखा होगा बचपन में आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। मान लो बचपन में किसी बच्चे को पीटा गया है, तो वो हो सकता है डरपोक हो जाए, और ये बातें उसके मन में घर कर गई हैं, तो ये बाहर नहीं निकालेंगे तो वो डरपोक ही रहेगा। तो बचपन की चीज़ें भी आपको प्रभावित करेंगी, और ये सारी चीज़ें आपकी अचेतन मन में चली जाती है। कौन सी, कोई आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो तो वो भी आपके अचेतन मन में जाएंगी। तो मनोविश्लेषण विधि का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की अपनी छिपी हुई भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। तो जो उसकी छिपी हुई भावनाएं हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं बच्चों मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। ठीक है। तो आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है उस बात को लेकर आपके व्यवहार पर, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी पर उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसी कोई बात हो तो तुम फोन करके मुझे बता सकते हो, कमेंट भी कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने साइको फिजिकल मेथड, मनोभौतिक विधि। मनोभौतिक विधि, मनोभौतिक विधि उत्तेजनाओं यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस आपने बता दी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। स्टिमुलस क्या होता है बच्चों, वातावरण में कोई भी क्रिया हो रही है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको स्टिमुलस कहते हैं बच्चों। किसी ने आपको सुई चुबो दी तो आपको दर्द हुआ, आपने हाथ पीछे हटा लिया, तो ये स्टिमुलस। तो सुई चुबोना स्टिमुलस है, आपने हाथ पीछे हटा लिया, रिस्पॉन्स। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हो रही है जिस पर आप प्रतिक्रिया देते हो, तो जो घटना हो रही है उसको स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, और जो आप प्रतिक्रिया देते हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो मनोभौतिक विधियां क्या करेंगी बच्चों, जो स्टिमुलस जैसे प्रकाश, ध्वनि आदि और उनके प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जैसे दृश्य, श्रवण आदि के बीच संबंध का विश्लेषण करेगी। समझ गए। जो स्टिमुलस है जैसे लाइट हो गई, ध्वनि हो गई, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कई लोगों ने सुना है ना, यार आवाज़, यार प्लीज़ यार आवाज़ यार धीमी कर ले यार, मैं तो यार इरिटेट हो जाता हूँ ये आवाज़ सुनकर। तो आवाज़ का व्यक्ति के ऊपर, आवाज़, तेज आवाज़ सुनकर व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ऐसा हम किस में पता लगाएंगे, साइको फिजिकल मेथड में। ठीक है। तो स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसको कहते हैं साइको फिजिकल मेथड। साइको फिजिकल मेथड में हम 2 ही चीज नापने की कोशिश करेंगे। एक कहेंगे बच्चों पूर्ण सीमा, और एक विभेदक सीमा। ये 2 चीजें नापी जाती हैं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो
अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछो भाई साइको फिजिकल मेथड में हम क्या नापते हैं, पूर्ण सीमा जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, और विभेदक सीमा जिसे कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। तो ये दो चीजें नापने की कोशिश करते हैं हम साइको एनालिटिकल मेथड में, ठीक है, साइको फिजिकल मेथड, सॉरी। यह न्यूनतम उत्तेजना है जिसे कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो क्या होता है, तो पूर्ण सीमा क्या होती है बच्चों, मिनिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुलस की जो व्यक्ति महसूस कर सकता है। दोबारा सुनो, मिनिमम वैल्यू किसी भी उद्दीपक या स्टिमुलस की जिसको व्यक्ति महसूस कर सकता है उसे कहते हैं बच्चों पूर्ण सीमा। वह न्यूनतम उत्तेजना जिसे कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सर बात समझ नहीं आई, समझाओ, देखो समझो। मान लो साउंड की बात करता हूं मैं, ठीक है, साउंड। तो मैंने आपको साउंड सुनाना शुरू किया, तो पहले मैंने 2 डेसिबल का आवाज़ आपको सुनाई, आपको नहीं सुनाई दी। फिर मैंने 3 डेसिबल कर दी, आपको नहीं सुनाई दी। फिर मैंने 4 डेसिबल कर दी, अभी भी आपको नहीं सुनाई दे रहा है। 5 डेसिबल करते ही आपको सुनाई देना शुरू हो गया। इसका मतलब जो ये 5 डेसिबल है आपकी साउंड की पूर्ण सीमा है। इसका मतलब यह है कि मिनिमम आवाज़ आप 5 डेसिबल की सुन सकते हो, 5 डेसिबल से नीचे की आवाज़ आप नहीं सुन सकते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण सीमा। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण सीमा। ये तो आपके बच्चों 100 नंबर आ गया, आपने और ज़्यादा पढ़ाई की आपके 110 नंबर आए, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तब भी 110 नंबर आए। इसी प्रकार आप कह सकते हो सर मैक्सिमम सीमा मेरी 110 है, सर कितनी पढ़ाई कर लो इससे ज़्यादा नंबर मेरे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण सीमा क्या होती है बच्चों, मिनिमम या मैक्सिमम। तो ज़्यादातर मिनिमम की ही बात करेंगे। न्यूनतम सीमा किसी भी स्टिमुलस का के न्यूनतम सीमा जिसे आप महसूस कर सको, ठीक है। वह न्यूनतम उत्तेजना जिसे कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो ये उत्तेजना साउंड की भी हो सकती है, किसी लाइट की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, दर्द की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम चीज़ जो आप महसूस कर सकते हो, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, लाइट, साउंड, दर्द, खुशी, वो सब आपका क्या कहलाता है, पूर्ण सीमा। क्या ये बात तुम समझे, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। उसके बाद है बच्चों विभेदक सीमा। विभेदक का मतलब होता है डिफरेंस, दो चीज़ों के बीच में भेद करना, ठीक है। तो यह 2 उत्तेजनाओं के बीच अंतर को महसूस करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर है। तो 2 जो आपकी उत्तेजनाएं, 2 स्टिमुलस है, उनके बीच में भेद जो कर पाओगे आप, उस डिफरेंस को हम कहते हैं विभेदक सीमा। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, देखो मैंने आपको आवाज सुनाई, अब आपको क्या हुआ बच्चों, एक व्यक्ति की आवाज सुनाई, ठीक है। तो पहले मैंने आपको 5 डेसिबल की एक आवाज सुनाई, आपने आवाज सुन ली। अब मैंने आवाज़ 6 डेसिबल की कर दी। अब आपसे पूछा क्या ये वही वाली आवाज़ है, आपको भेद नहीं कर पाए, आप कहोगे हाँ वही है सर। फिर मैंने 7 डेसिबल की सुनाई, आप कहोगे सर अभी भी वही आवाज़ है। फिर मैंने 8 डेसिबल की सुनाई, आप कहोगे नहीं सर अब तो थोड़ा चेंज आ गया, आवाज़ में परिवर्तन आ गया, आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है जब मैंने 5 से 8 किया तो आपको पता चला आवाज़ में चेंज आ गया, कितने पर, 3 डेसिबल। तो जब मैंने साउंड को 3 डेसिबल बदला तब आप डिफरेंस कर पाए। अगर मैंने साउंड को 1 डेसिबल बदला तो आप डिफरेंस नहीं कर पाए, 2 डेसिबल बदला तो आप डिफरेंस नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है आप तभी डिफरेंस कर पाते हो साउंड के बीच में जब उनमें मिनिमम 3 डेसिबल का डिफरेंस हो। तो इसको कहते हैं बच्चों क्या, विभेदक सीमा। कहानी समझ गए तुम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, विभेदक सीमा। तो दोनों के बीच में आप फर्क कर पाओ। जैसे मैंने एक छोटे बच्चे को कहा भाई क्या है, ये क्या है, तो उसने कहा सर ये ए फॉर एप्पल है। मैंने इसका थोड़ा और बदल दिया, अब बताओ क्या है, ए फॉर एप्पल है। मैंने इसको थोड़ा और गंदा सा बना दिया, अभी भी उसने कहा ए फॉर एप्पल है। अब मैंने इसको थोड़ा ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया, तो अब इसने कहा सर ये मैंगो है। तो यहाँ 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 थोड़ा थोड़ा मैं बदल रहा था शेप को, तो वो डिफरेंस नहीं कर पाया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिफरेंस कर पाएगा, तो इसे कहते हैं विभेदक सीमा, ठीक है। तो दोनों इनपुट के डिफरेंस को विभेदक सीमा कहेंगे। यहाँ साउंड अलग अलग सुनाई थी तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो विभेदक सीमा है, ठीक है। जैसे फोन पर आप कई बार 2 व्यक्तियों की एक जैसी आवाज समझ जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप उनके बीच में विभेदन नहीं कर पा रहे हो। दोनों समझ गए। पूर्ण सीमा मिनिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुलस की जो आप महसूस कर सकते हो। विभेदक सीमा 2 स्टिमुलस के बीच का डिफरेंस जो आप महसूस कर पाते हो उसे कहते हैं विभेदक सीमा। जिनके 2 स्टिमुलस के बीच का डिफरेंस जिसके कारण आप उनके बीच में अंतर कर पाते हो, मिनिमम डिफरेंस को कहते हैं आपका क्या, विभेदक सीमा। तो ये दोनों चीजें हम नापने की कोशिश करेंगे। कौन सी विधि में, साइको फिजिकल मेथड में। साइको फिजिकल मेथड में ये 2 ही चीजें नापने की कोशिश करेंगे। आगे चलो बच्चों। अब बच्चों
तीन तरीके से साइकोफिजिकल मेथड का यूज किया जाता है। पहले है बच्चों स्थिर उत्तेजना की विधि, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो इनपुट दी जाती है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो क्या करेंगे, जैसे मैं अभी तुम्हें साउंड की ही बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा भाई मैं एक तो 10 डेसिबल की आवाज़ सामने वाले को सुनाऊंगा, एक 20 की सुनाऊंगा, एक 30 की सुनाऊंगा, एक 40 की सुनाऊंगा। ये चार, ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिए। इनपुट क्या देनी है वो पहले ही हम डिसाइड करेंगे। देखो स्थिर उत्तेजना की विधि, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली, इसका मतलब जो आपको इनपुट देना है, स्टिमुलस देना है, वो पहले ही डिसाइड कर दी। ठीक है, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि व्यक्ति को जब मैं आवाज़ सुनाऊंगा तो 10 डेसिबल की सुनाऊंगा, 20 की, 30 की, 40 की, ये चार सुनाऊंगा। तो ये चार ही सुनाऊंगा मैं, ये नहीं कि मैं 15 की सुना दूं। पहले ही डिसाइड करना कौन कौन सी सुनानी है। ठीक है, जैसे तुम्हारा टेस्ट नहीं होता, पहले हम डिसाइड करते हैं इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से इतने। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट आपकी बदल देती है, ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार का है। अब कहानी समझो। पहले मैंने 10 डेसिबल की आवाज़ इनपुट दी, सामने वाले से जानकारी ले ली, डाटा पूछा, कैसा कैसा उसने महसूस किया। उसके बाद मैं रैंडमली दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि 10 के बाद 20 दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 40 की दी। पहले मैंने 10 की इनपुट कराई, 10 की आवाज़ सुनाई, फिर दूसरे नंबर पर मैंने 40 सुनाई, तीसरे नंबर पर मैंने 30 सुनाई, चौथे नंबर पर मैंने 20 सुनाई। तो जो इनपुट सेट है वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे, नहीं उन्हें रैंडमली इनपुट कराएंगे। ठीक है, मान लो इनपुट सेट मैंने डिसाइड कर लिया 10, 20, 30, 40, 50। तो ये इसको ऑर्डर में नहीं सुनाऊंगा मैं, पहले मैंने 10 की सुनाई, फिर 50 की, फिर रैंडमली सुनाऊंगा, कटवा सुनाऊंगा। इसको कहते हैं बच्चों स्थिर उत्तेजना विधि। इस विधि में उत्तेजना के कुछ स्तरों को यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, और व्यक्ति को प्रत्येक उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया देनी होती है। तो जब मैं आवाज़ सुनाऊंगा तो व्यक्ति को प्रतिक्रिया देनी है, उसे कैसा महसूस हुआ, प्रतिक्रिया का ये मतलब है। डन है? ठीक है, तो जो स्टिमुलस देना है मुझे वो उसको पहले फिक्स कर लूंगा और रैंडमली सुनाऊंगा, और सामने वाले की प्रतिक्रिया नोट करूंगा, सामने वाले की प्रतिक्रिया नोट करूंगा बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने आपकी आंख पे पट्टी बांध दी, अब मैं आपके मुंह में अलग अलग प्रकार के फ्रूट डालूंगा। अब मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैं तुम्हें एक तो अंगूर खिलाऊंगा, ठीक है, अंगूर खिलाऊंगा, एक आम खिलाऊंगा, एक सेब खिलाऊंगा, ठीक है, और एक केला खिलाऊंगा, ये सारी चीज़ें। अब मैंने तुमसे पहले तुम्हारे मुंह में आम का टुकड़ा डाला, तुमसे आंख तुम्हारे बंद है, तुमसे पूछा बताओ भाई कैसा टेस्ट लगा तुम्हें, कैसी फीलिंग आई। फिर आम के बाद मैंने केले का टुकड़ा डाला, फिर पूछा बताओ भाई कैसी फीलिंग आई। तो इस प्रकार, ठीक है, क्या क्या इनपुट देनी है वो पहले ही फिक्स कर लेते हैं, इसीलिए स्थिर रहेगी इनपुट। इसको कहते हैं स्थिर उत्तेजना की विधि, इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली। डन है। उसके बाद है सीमा की विधि। सीमा की विधि दूसरा तरीका है बच्चों, ठीक है, मेथड ऑफ लिमिट। इस विधि में उत्तेजना के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया या घटाया जाता है जब तक कि व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद ना कर दे या प्रतिक्रिया देना शुरू ना कर दे। तो या तो तब तक इनपुट देता रहूंगा धीरे धीरे बढ़ाकर या घटाकर, जब तक क्या हो भाई, तुमने देखा नहीं है मूवीज के अंदर, जैसे देखो मूवीज के अंदर हीरो को टॉर्चर कर रहे हैं, पहले उसे 100 वॉट का करंट लगाया, वो ऐसे तड़ 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 ऐसे थोड़ा कांपा, फिर वो उसको कुछ नहीं हुआ, फिर 110 वॉट का लगाया, फिर 120 वॉट का लगाया, तब तक उसे धीरे धीरे मैं क्या करता रहा, करंट बढ़ाता रहा। ठीक है, अगर मैं गुंडा हूं फिल्म में तो एक समय के बाद हीरो उत्तेजना देना बंद क्या करेगा, हीरो बेहोश हो जाएगा। इसी प्रकार धर्मेंद्र की मूवी होगी तो क्या होगा, ठीक है, जैसे वो एक राजकुमार की मूवी, गुंडे को पकड़ा, पानी में उसका मुंह डाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया, पहले 5 सेकंड के लिए डाला, फिर निकाल दिया, बता भाई कहाँ रखा है खजाना, नहीं बताया उन्हें, फिर दोबारा डाला, अब की बार 7 सेकंड तक पानी में डाला, फिर बाहर निकाला, बता भाई कहाँ है खजाना, फिर अगली बार डाला, 10 सेकंड तक डाला, फिर उन्हें हाथ हिला दिया, हाँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। इस प्रकार का मेथड है ये। ठीक है, तो मैंने साउंड का ये एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैंने साउंड सुनानी शुरू करी तुम्हें, पहले 1 डेसिबल की सुनाई, तुमसे कहा सुनाई दी, तुमने कहा नहीं सर, फिर 2 डेसिबल की सुनाई, तुमने कहा अभी भी नहीं सुनाई दी, फिर 3 डेसिबल की सुनाई, अभी भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 4 डेसिबल कर दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसे बढ़ाता रहा, 7 डेसिबल आते तुमने कहा मजे आगे सुनाई दे गई। तो ये है बच्चों सीमा विधि, या तो इनपुट को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सीमा विधि, लिमिट भाई, समझ गए? डन है। लास्ट बच्चों समायोजन विधि। अब तक क्या कर रहा था बच्चों, सामने वाला इनपुट दे रहा था, समायोजन विधि में जिसके बारे में हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से इनपुट देगा। ठीक है, इस विधि में व्यक्ति स्वयं उत्तेजना के स्तर को समायोजित करता है जब तक कि वह निश्चित मानक बराबर ना हो जाए, जब तक
एक स्टैंडर्ड के बराबर ना हो जाए। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, हम जैसे मान लो मैं टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी मेरे पास रिमोट है, रिमोट से मैं आवाज़ कर रहा हूँ। अब मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 22 25 होते हैं। मुझे लगा ओहो ओके है, तो अब मैंने रिमोट रख दिया, मैं सोफे पे जाके पॉपकॉर्न खाना लग गया। तो यहाँ पे मैंने इनपुट को धीरे 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 बढ़ाया, और जब मुझे लगा हाँ मेरे काम की है, तो ओके भाई। तो इसको कहते हैं समायोजन विधि। तो जो सामने वाला जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसे कहते हैं भाई तो अपनी मर्जी से इनपुट एडजस्ट कर ले, ठीक है ना। तो ये बच्चों 3 तरीके हैं जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, पूर्ण सीमा और विभेदक सीमा के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, और इसको कहते हैं बच्चों साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिकल मेथड क्या होता है सर, जिसमें हम स्टिमुलस देकर रिस्पॉन्स का पता लगाना हो, ठीक है। स्टिमुलस का व्यक्ति के ऊपर या किसी भी व्यक्ति या बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये देखना हो, तो साइको फिजिकल मेथड का यूज हम करेंगे। तो ये बच्चों मेन आपकी विधियां थी किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, और जितनी भी पूछी जा सकती थी एग्जाम में मेन मैंने आपको करा दी, ठीक है। पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जाएगा, इनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास का बच्चों यहाँ पर टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। ये क्लास इतनी ही रहेगी बच्चों, ठीक है। फिर भी किसी की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।